दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान कथाकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। उनका जन्म 31 जुलाई वर्ष 1880 को यही काशी के समीप लमही में हुआ, जिन्होंने यथार्थवाद को अपनाकर अपने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से हिंदी साहित्य को दी है एक नई दिशा, एक नई पहचान। और उनकी कहानियाँ आज किस तरह से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, ये जानेंगे हम। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हिंदी साहित्यकार और समीक्षक श्रद्धानंद जी। नमस्कार सर, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों पर। एक समय था जब उन्होंने इस कहानी की रचना की और एक आज का समय है। तो आज के इस समय में उनकी कहानियाँ किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह भी बात बिल्कुल सही है कि प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के नींव भी हैं और शिखर भी हैं। प्रेमचंद जी का पूरा साहित्य जो है एक तरह से युग जीवन का दर्पण है। इस दृष्टि से यदि हम चिंतन करें तो आज भी उनका साहित्य प्रासंगिक है। कहानियाँ और उपन्यास जो भी उन्होंने प्रभुत मात्रा में लिखा, उस दृष्टि से यदि हम विचार आज हम कहानियों को केंद्र में रख के कर रहे हैं, और उनकी अपनी खुद की धारणा थी कि साहित्य जीवन की आलोचना है इस दृष्टि से कि सत्य का अन्वेषण किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात सीधे सीधे वो यथार्थ से जुड़ते हैं, परंतु उनकी दृष्टि यथार्थ के साथ आदर्श की भी रही है। वह ये भी मानते हैं कि किसी भी देश की संपत्ति, महत्वपूर्ण संपत्ति कह लें, साहित्यिक आदर्श भी होते हैं, जिसको हम साहित्य आदर्श कह सकते हैं। और यह भी तय है कि रचनाकार हमेशा समाज का अंग है, सामाजिक है, और निरंतर वह समाज से दो हाथ करता है और उसकी दृष्टि खुली होती है। अब प्रश्न ये है कि यदि रचनाकार के अंदर वह दृष्टि के साथ साथ जो है वो क्या देना चाहता है, अपने समाज को वो क्या देना चाहता है, इस जब बात करेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह आदर्श सामने आ जाएगा। आदर्श हो, इसीलिए वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पक्षधर थे। केवल यथार्थ जीवन की कड़वाहट या विद्रूपता ही नहीं होता कि जो नकारात्मक दृष्टि है वही केवल यथार्थ है। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो समाज को संचालित कर रही हैं, जोड़े हुए हैं, सबके बावजूद भी, उन विकृतियों के बाद भी, विसंगतियों के बावजूद भी, तो एक तरह से वह भी एक यथार्थ है। सामाजिक जीवन में यदि प्रेम पनप रहा है, पुत्र प्रेम है, माता पिता के प्रति आदर भाव है, तो वो भी एक तरह से यथार्थ है कि यदि ऐसा है तो है। बिल्कुल। लेकिन यदि बहुत सी ऐसे भी पक्ष आ जाते हैं जो कि कहीं न कहीं समाज को प्रभावित करते हैं, और उस की विसंगतियों से, जैसे बहुत सी हमारी रूढ़ियाँ होती हैं, पारंपरिक रूढ़ियाँ भी होती हैं जो जड़ जैसी हो गई हैं, उसमें बदलाव की अपेक्षा है। तो ऐसे में भी रचनाकार का एक दायित्व बनता है कि वो अपने दायित्व का वह पालन करे। इस दृश्य से जब भी विचार कोई करे तो प्रेमचंद जी का पूरा कथा साहित्य आज भी हमारे लिए एक दर्पण की तरह है। और यह भी साथ साथ यह भी समझना चाहिए कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है, साहित्य समाज का दीपक भी है। दर्पण में तो वस्तु से सामने आ जाएगी, लेकिन दीपक की भूमिका होती है कि सामने प्रत्यक्ष होकर के वो एक दिशा देता है। तो ये दिशा देने की जो की बात होगी, यही रचनाकार का मूल दायित्व है। जब इस दिशा से जुड़ करके रहेगा तो मैं समझता हूँ कि वह एक तरह से युग
का प्रतिनिधित्व करते हुए उन बातों की तरफ जो है मूल्यों की बात करेगा जो हर देश काल में कहीं न कहीं वो एक प्रासंगिक हो। अब आज आपने देखा ही है कि आज यदि घर परिवार टूट रहे हैं, इसकी बात हो रही है कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल हो रही है कि उनकी कहानी हमारे आज के इस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से कर प्रासंगिक सकते हैं। अब आप सोचिए कि बहुत सी कहानियाँ ऐसी है, देखिए कभी कभी होता है कि एक कहानीकार की कुछ रचनाएं जो है, कहानियाँ जो है बहुत अधिक चर्चित हो जाती है, जैसे ईदगाह है, पोस की रात है, कफन है, कहते हैं कि जैसी कहानियाँ प्रसिद्ध हो जाती है। लेकिन बहुत सी कहानियाँ, मानसरोवर 8 भाग में ही 200 से ऊपर कहानियाँ हैं, बहुत सी अप्राप्त कहानियाँ हैं जो उसका संकलन हो रहा है, करीब करीब प्रभुत मात्रा में है उनकी कहानियाँ। अब आप सोचें, एक उनकी कहानी है गृह नीति जी। अब महत्वपूर्ण कहानी है जी। यदि आज की दृष्टि से विचार करें कि लोग घर में कैसे संबंधों का निर्वाह हो, क्या सास जो है बहू के साथ कैसा व्यवहार करे, बहू सास के साथ कैसा व्यवहार करे, अमूमन यही होता है ना। बिल्कुल। तो जब इस दृष्टि से जब विचार करते तो प्रेमचंद जी की दृष्टि बड़ी स्पष्ट है। और वो इतने समय पहले, इतने समय पहले ये जो मैं कहानी अब बात कर रहा हूँ, आज तो उनकी हर कहानियाँ 100 वर्ष की हो चुकी हैं। 36 आज 25 है, 9 वर्ष केवल बाकी रहे तो उनकी सारी कहानियाँ 100 वर्ष के ऊपर हो जाएंगी। तो आप ये सोचिए कि एक उनकी कहानी जिसका मैंने उल्लेख किया, गृह नीति है जी। अब गृह नीति में जो कर्तव्य होगा, सास बहू का होगा, पुत्र का होगा, पिता का होगा, माने एक पारिवारिक संगठन जो होता है। अब उसमें क्या होता है, क्या वो कहते हैं कि परिवार जो है शासन से नहीं चलेगा, परिवार चलेगा किससे? अनुशासन से। और अमूमन क्या होता है कि अनुशासन की दिशा इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, इतनी माने प्रहार करने वाली हो जाती है कि वो लोग सोचते हैं कि ये अनुशासन जो है वो शासन की तरह हो रहा है, बचते हैं तो तो वो दबाव महसूस करती है। लेकिन उसको अभी कर्तव्य है कि उस चीज को समझे कि वह अनुशासन की दृष्टि से, एक संस्कार देने की दृष्टि से ये विचार किया जा रहा है। कि यदि आज आप सोचें कि यदि ये इस प्रेमचंद जी की इस बात को हम केंद्र में रख लें कि यदि परिवार के लिए शासन जरूरी है कि अनुशासन जरूरी है, तो निश्चित रूप से सभी कहेंगे कि अनुशासन से ही होगा। यदि कहीं हम किसी स्तर पर काम कर रहे हैं, विद्यालय है, परिवार है, चाहे वो देश ही क्यों न हो, है, लोग कहते हैं ना कि अनुशासन देश को महान बनाता है, ऐसी स्लोगन बराबर होता है। तो इस दृष्टि से यदि हम चिंतन करते तो आज आप बताइए कि कहानी प्रासंगिक है कि नहीं है। बिल्कुल। तो ये कथा जो है, अब वो गृह नीति को देखना चाहिए। आज बहुत सी समस्या ऐसी है। आज इसी तरह से देखिए, बात लोग करते हैं कि राष्ट्रवाद की बड़ी चर्चा हो रही कि समाज के दृष्टि से और देश की दृष्टि से भी विचार हो, तो वो भी पक्षा प्रेमचंद जी की रचनाओं में है। तो उस दृष्टि से भी आज हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या लोग उस पर प्रहार करते हैं कि भाई ये देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो ये उचित अनुचित का विचार करने देते। एक वैचारिकी जो है, कुछ पाश्चात्य दबाव ऐसे आते हैं, कुछ चिंतन होते हैं कि नहीं ऐसा न हो। प्रेमचंद जी तो मानते हैं कि जी, वो तो कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, जिसमें उच्च चिंतन न हो, जिसमें जीवन के सौंदर्य का सार न हो, जिसमें जो है जीवन की सच्चाइयों पर प्रकाश न पड़े, वो साहित्य नहीं है। तो आप इतना खुले मन का रचनाकार है कि कहता है कि उसमें उच्च चिंतन का भाव होना चाहिए। अर्थात केवल साहित्य जो है वो बुद्धि की वस्तु नहीं है, वो हृदय की वस्तु है। और उसके साथ यदि वह बुद्धि का पक्ष लेते हुए यदि कोई विचार दिया जाए तो विचार ही तो प्रासंगिक होंगे, क्योंकि वह चाहे अनुशासन का हो, चाहे वह देशभक्ति का हो। अब आप अभी उस कहानियों का उल्लेख किया कि कुछ कहानियां बड़ी चर्चित हो गई, जैसे ईदगाह कहानी है। बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित है। अब देखिए, इसमें परिवार भी है और देश भी है, दोनों को ही जोड़ा है, जोड़ा है। और उसमें छोटे से बच्चे के मानसिकता को बदलता है। वो अपने दादी के लिए हामिद जो है वो चिमटा खरीद लेता है। कह सकता है कि भाई ठीक है, पैसे का अभाव है, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चा कैसे का भाव देखिए कि वो कैसे बड़ा हो गया है। छोटा बच्चा जो है वो बड़े भाव का हो गया, बड़ा बन गया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे देखिए, ये तो छोटे बच्चे का बड़ा बन जाना बहुत अच्छा नहीं होता। आज के ज़माने में तमाम दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन लड़का तो जिस परिवेश में रह रहा है उसको आस्वाद कर रहा है। अब आप देखिए, मेले में जाता है
और प्रेमचंद तो ऐसे रचनाकार हैं कि मैं तो कहता हूँ कि इस दृश्य से जब राष्ट्रवाद की बात करती हैं, देशभक्ति की बात करती हैं, तो प्रेमचंद जी ऐसा कुशल कथाकार दूसरा नहीं होगा। अब आप सोचिए, जब 1908 में उनकी सोजे वतन कहानी संग्रह जो है वो अंग्रेजी शासन द्वारा जब्त कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि इसमें सिटीजन है, मैं राजद्रोह है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचें कि रचनाकार देश को कैसे छोड़ सकता है, जो दुनिया का अनमोल रत्न लिखने वाला हो, हैं, यही मेरा वतन है, देश प्यारा देश लिखने वाला कथाकार हो, ये मेरी मातृभूमि लिखने वाला कथाकार हो, तो वो भला बताइए कि देश के की बात क्यों नहीं करेगा। हर कहानी में है उनके। अब आप सोचिए कि हामिद चिमटा खरीद लेता है। अब आप सोचिए कि बाल मनोविज्ञान के विरुद्ध, मनोविज्ञान, हाँ, और वो इतने साल पहले उस छोटे बच्चे की क्या मनोदिशा रही होगी। हाँ, तो बाल मनोविज्ञान जो है के विरुद्ध एक निर्माण कर रहे हैं। छोटा बच्चा तो गुब्बारों में खेलेगा, खिलौनों में खेलेगा, मिठाइयों की ओर जाएगा, चटपटे चीज के लिए जाएगा, लेकिन वो बच्चा जो है वह, देखिए ये प्रेमचंद जी की कला है कि अपने अनुरूप जो है पात्रों के चरित्र का निर्माण कर देते हैं, और जो उन सिद्धि चाहते हैं कि जिसके कारण जो है वो कहानी कुछ संदेश दे जाए, कह जाए, क्योंकि उस कालखंड में आवश्यक था कि सभी लोग जाकर के जो है देशभक्ति से जुड़े, गुलामी के विरुद्ध लड़ाई लड़े। वो जाता है मेले में, उसके दिमाग में है कि माँ का हाथ जल जाता है दादी का, तो उसके दिमाग में चिमटा आता है, और 3 ही पैसे हैं, और 6 पैसे के दाम को वो 3 पैसे में ले लेता है। देखिए कितना भाव प्रवण है, मार्मिक है। संवेदना जो है एकदम व्यथित हो जाए कि एक बच्चे यदि कोई कहानी पढ़ दे तो उसके नेत्रों से झरझर आंसू तो बहने लगेंगे, लेकिन वो मना लेता है और वो चिमटा ले लेता है। अब आप सोचे कि वो चल रहा है, बच्चे चल रहे हैं, सब अपने खिलौने दिखा रहे हैं, कोई भिस्ती लिए हुए है, कोई सिपाही लिए हुए है, कोई वकील लिए। देखिए ये प्रेमचंद जी गढ़ रहे हैं। अब देखिए कला, देखिए प्रेमचंद जी की कि क्या सोचिए कि क्या एक दूसरा भी बच्चा जो है वकील खरीद सकता है, क्या दूसरा बच्चा भी एक सिपाही खरीद सकता है, क्या दूसरा बच्चा भी भिस्ती खरीद सकता है। देखिए चाहता तो गुड्डे गुड़ियों वाला ऐसा करता, लेकिन प्रेमचंद जी को मन में है कि उस समय जो हो वकील जो बना हुआ है अपने बौद्धिक शक्ति से जो है वो बातें कर रहा है, तो उस पर भी प्रहार होना चाहिए। और वो खरीदता चिमटा। सब एक दूसरे बच्चे जो है एक दूसरे के हाथ से देखना चाहते हैं, देखते हैं, तो अंत में जो है जाते जाते किसी का खिलौना टूट जाता है। बात करते हैं कि मारेगा, जवाब देता कि मारेगा चिमटा तो वकील की जो है कमर टूट जाएगी और रहा का जो का त्यों हो जाएगा, तो उसकी वकालत जो की त्यों रह जाएगी। सोचिए, देखिए जवाब देता है, वो पूरा शास्त्रार्थ करता है एक बच्चा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो खिलौना है वो अपने पक्ष में बोलेगा। देखिए ये मनोविज्ञान है, क्योंकि बच्चा अपने बच्चे खिलौने को नहीं दूर करेगा, और चिमटे से जो है कहता है मार देगा, और अंत में गिर जाता है, टूट जाता है। तो फिर लड़कों का ध्यान आता है कि अरे बात तो सही कर रहा है, तो बड़ा अच्छा चीज लिया है, तो जरा तुम भी अपना चिमटा दो। देखिए कितना है। इस कहानी का उल्लेख तो आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग चर्चा कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि उस बच्चे को लेकर के तमाम योजनाएं बना रहे हैं। तो वो जो है कहता कि अरे जानते हो ये मेरा रुस्तमे हिंद है, ये प्रेमचंद जी है। ये छोटा सा उसका वाक्य कहता है चिमटे को कि ये रुस्तमे हिंद है। अब रुस्तमे हिंद क्या राष्ट्रवाद नहीं है? क्या ये देशभक्ति नहीं है? उस समय जो संस्कृतियां थी हिंदू मुस्लिम और इस तरह के भाईचारे का पक्ष है, लोग बच्चा कहता है ये रुस्तमे हिंद है, लेफ्ट राइट करके करता है, कहता है ये मेरा रुस्तमे हिंद है, ये शेर का मुंह फाड़ देगा। अब आप सोचें कि वह संघर्ष करने की शक्ति वहां उस बच्चे के द्वारा दी जाती है। चरित्र निर्माण भी किया और अपने ही उम्र में छोटे बच्चों से उनका तालमेल भी दिखाया कि किस तरह से मैं मजबूत हूँ, और ले जाता है। फिर देखिए कैसे आकर के उस कहानी में, और जो आपने कहा कि युग जीवन का जो चित्रण हो, प्रेमचंद जी ऐसे नहीं कहते हैं। वो जब बच्चे मेले में जाते हैं तो जानते हैं कि वो रास्ते में कहता है अरे ये स्कूल है, इसमें इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं। वो जा रहा कर रहा है पुलिस थाना ऐसे, अरे हमारे मामू भी पुलिस में दरोगा थे, वो बहुत पैसा कमाए थे, उनके घर में आग लग गई, सब जल गया। अच्छा घुसखोरी करोगे, चोरी करोगे तो तुमको मिलेगा। एक संदेश दे रहे हैं कि यदि सरकारी कामकाज में लोग यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, और इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ेंगे, देश के निर्माण में आना चाहिए, तो राष्ट्रीयता वहाँ नहीं क्या। तो इस दृष्टि से अब आप सोचिए कि जो दुनिया का अनमोल रत्न लिखने वाला उसकी लेखनी से वतन परस्ती न दिखे, इस पर महत्व। उनकी कई कहानियां हैं जो वतन परस्ती को केंद्रित कहानियां हैं, जो बातें आती है, तो आज हमारे लिए आवश्यक नहीं है। और अंत में देखे प्रेमचंद जी कहते क्या है उसमें कि कहानी के अंत में
कि बच्चों ने जो है बूढ़ों का पार्ट अदा किया और बड़ों ने जो है बच्चे का पार्ट अदा किया। तो इस तरह से जो छोटा बात कह करके कहानी को, क्योंकि ये कहानी किसी को चुभे ना अंग्रेजी सत्ता को, तो ये सोच करके ये कहानी लिखी गई। आज बहुत सी स्थितियां हैं आज लेकर के, आज आवश्यक है हम जिस वतन में रहे, जिस देश में रहे, यदि हमारे अंदर देश राग न पैदा हो, देशभक्ति पैदा न हो, या हमारे लिए दिन रात का सोच न हो उसके प्रति कि हमारा क्या कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, यदि ये भावना नहीं है तब तो नहीं है। यदि हम छोटे छोटे धर्म, जाति और इस सब के संकीर्णताओं में बंधते रहेंगे तो इससे जो है कि देश मजबूत नहीं होगा। उसका संदेश प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से ईदगाह में देते हैं। दुनिया के अनमोल रतन में देते हैं। तो आप सोचें कि प्रेमचंद जी की इस कहानियों की प्रासंगिकता तो रहेगी। हम एक ऐसे कहानीकार के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके बारे में अगर हम पूरा दिन भी बात करें तो समय शायद बहुत कम पड़ जाए। और आपने अपनी दृष्टि से, अपनी बातों से बहुत अच्छा व्याख्यान किया है, चरित्र निर्माण बताया है। और आज एक बात बता दें, आज जो है तत्काल जो बहुत से विषय चल रहे हैं, क्योंकि आज भी बात कर रही तो प्रासंगिकता तो ऐसे ही हो रही है ललिता जी। तो ये जो आप सोचिए कि एक उनकी कहानी है सौभाग्य के कोड़े जी। अब उसमें उन्होंने धर्मांतरण की बात कर दिया। छोटा बच्चा जानता है कि हम उसमें भाग रहे हैं तो जाएंगे वहाँ पर। वो हमारा ईसाइयत के वहाँ पर प्रश्न उठाया था कि वो जो हमको मदद करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा वो धर्म बदलेंगे, और वहाँ से वो भागता है। छोटा बच्चा है, वो भागता है, वो आते आते वो भागते भागते चलता है, और फिर सामाजिक रूढ़ियों को लेते हुए जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था है उस पर भी प्रहार करते 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 प्रेमचंद जी उसको संगीत की दुनिया में एक ऊंचा स्थान दिलाते हैं और बड़ा रचनाकार वहाँ पर भी उन्होंने चरित्र निर्माण किया। क्योंकि बिना चरित्र निर्माण के उनकी मान्यता थी। और आप सोचे कि प्रेमचंद जी का एक और बता दूं, मैं तो काशी विद्यापीठ से हूँ। प्रेमचंद जी हमारे यहाँ के अध्यापक भी रहे जब विश्वविद्यालय खुल रहा था, जब वो किराए के मकान पे जब थे, तो उस समय जो है कहते हैं कि अध्यापक भी थे हमारे यहाँ। तो कहते हैं कि गांधी जी का भी प्रभाव था उन पर। उनकी कहानियों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत सही कहा आपने चरित्र निर्माण के लिए, कि चरित्र निर्माण तो आज की आवश्यकता है। यदि शिक्षा और माने ज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान जो है, गांधी जी सामाजिक पाप मानते थे कि जिस ज्ञान में चरित्र न हो वह सामाजिक पाप है, अर्थात चरित्र का होना आवश्यक है। तो मैं इस दृश्य से आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें यह पाठ आना चाहिए कि कहते हैं कि रहे। और आज विश्वविद्यालय केवल अधिकार पढ़ाएगा तो विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। आज कक्षाएं केवल अधिकार की होगी नहीं हुआ, विश्वविद्यालय और कहते हैं छोटी कक्षाएं जो है बनती है कि वहाँ कर्तव्य का पाठ पढ़ाया जाए कि कर्तव्य भी आपकी है, केवल ड्यूटीज है। संविधान में आप केवल अधिकार तक ही नहीं सीमित रह सकते हैं, हमारी ड्यूटीज भी है। तो आप प्रेमचंद जी इतने चितेरे रचनाकार हैं, उन्होंने अपने समाज की जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, तद्वत रखने का प्रयास किया। तो ये उनकी जो यथार्थ दृष्टि आपने शुरू में कही कि यथार्थ के है, तो यथार्थ के साथ जो है जब तक आदर्श का समावेश नहीं होगा तब तक उनके बिना नहीं संभव है। श्रद्धानंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और प्रेमचंद जो एक विश्व पटल पर उन्होंने हमारे काशी का नाम रोशन किया है, उनसे जुड़ी यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख, इस विषय पर हमने इतनी अच्छी बातचीत आपसे की जो आज के भी परिदृश्य में भाषा शैली को देखते हुए पूरी तरह से हम समझ पाते हैं कि हमारे आज के समय में कितना काम आता है हमारे सभी जीवन के लिए। और आपने एक बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की इस बारे में। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है विदा लेने का, तो अब चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी और इसका हमारे आने वाली पीढ़ी पर, ख़ास करके जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वो समझे और जाने, और जो समय बीता उनको भी अपने व्यक्तित्व में अपनाएं। तो बहुत बिल्कुल सही है। कहानियाँ तो प्रेमचंद जी की हर वर्ग को देनी चाहिए। उन्होंने कहानियों को समाज से जोड़ करके देखा है। लोग सुनते थे। हमें एक बहुत अच्छा एक विषय दिया है। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। हमारा भी दायित्व है प्रेमचंद जैसे रचनाकार पर यदि आपने विचार किया तो एक तरह से मैं तो उन्हीं का दिया हुआ हिंदी में कहानियों का स्वरूप है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और किसी और कार्यक्रम में किसी और विषय के साथ आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए हमें। नमस्कार। नमस्कार।